नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज विज्ञान कक्षा 8 में नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं और उसके सारांश को पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, यह विषय सूची जिसमें अध्याय 5 कल हमने पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ा था। आज अध्याय 6 जंतुओं में जनन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए सीधे जंतुओं में जनन अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं। यह है अध्याय 6 जंतुओं में जनन और यह है प्रमुख शब्द और दिया गया सारांश। तो चलिए पहले प्रमुख शब्द को देखते हैं, उसके बाद सारांश को पढ़ेंगे। प्रमुख शब्द में दिया गया है अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंडप्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायुज जंतु, युग्मनज। चलिए अब सारांश को पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में दिया गया है जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। दूसरे पॉइंट में है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। नर के जननांग हैं वृषण, शुक्राणु, नली एवं शिश्न। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। यह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन मुख्य रूप से मेढक, मछली और स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जो बाह्य निषेचन किस जंतु में होता है, तो वहाँ पे अगर मेढक, मछली, स्टारफिश दिया हुआ है तो आप उसे अपने ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसकी सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज जंतु। जो शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक मतलब अंडा पैदा करने वाले जंतु कहलाते हैं। ये जो है मुर्गी, मेढक, छिपकली और तितली ये सभी अंडे देने वाले जंतु हैं, इसलिए इन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। और जो बच्चे देने वाले जंतु हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। आगे है लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, पुरुष और स्त्री, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा खुद जनन करता है अकेले और यह अलैंगिक जनन का भाग है जिसे हम मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। अलैंगिक जनन भी दो तरह का यहाँ दिखाया गया है, एक मुकुलन और एक द्विखंडन। मुकुलन हाइड्रा में होता है और द्विखंडन अमीबा में होता है। तो ये था इस पाठ का सारांश और मुख्य बिंदु। तो चलिए अब पाठ के अंदर जो प्रमुख बिंदु हैं उसे हम समझते हैं। देखिए मित्रों, इस पाठ के अंत में एक डॉली की कहानी जिस क्लोन के संबंधित यहाँ बताया गया है, चलिए इसे हम पढ़ते हैं। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु को सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और इनके सहयोगी ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की गई थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। यही वो भेड़ है जो चित्र में दिखाया गया है। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी जीव था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्र की गई। चित्र 6.13a में ये दिखाया गया है यहाँ पर। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इसी प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ था तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था।
क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं। तो आपने देखा कैसे एक जीव से क्लोन बना के नए जीव का उत्पत्ति इसके माध्यम से किया गया। ये फिन डॉर्सेट भेड़ है, ये स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है, और इस दोनों के क्लोन से यहाँ एक डॉली का जन्म हुआ था। तो ये आपने डॉली की कहानी प्रजनन से रिलेटेड, क्लोन से रिलेटेड पढ़ा और समझा। देखिए यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया है। अलैंगिक जनन आपको हाइड्रा और अमीबा में होता है। तो चलिए इसे विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अन्य अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 6.3 में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो बताया गया। ये सब दोनों प्रजनन, हाइड्रा और अमीबा का जो प्रजनन है, द्विखंडन और मुकुलन, ये अलैंगिक जनन में आते हैं। तो चलिए हाइड्रा के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनन के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इस उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना 6.11 से कीजिए। वैसे ये क्रियाकलाप था, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताया है। हाइड्रा में देखिए इसी तरह से मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए, यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देता है। यीस्ट में भी जो है मुकुलन ही होता है। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। सबसे मुख्य बिंदु यही है, अलैंगिक जनन में एक ही जीव जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो जीव जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे क्या लिखा है? हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल की क्रिया के द्वारा नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधियां अमीबा में दिखाई देती हैं। एक तो हो गया मुकुलन विधि, एक होता है द्विखंडन विधि। तो द्विखंडन विधि हमें दूसरे चीज में दिखाई देती है, वो है अमीबा। आइए देखें ये कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है। अमीबा जो होता है, यहाँ पर अमीबा का चित्र दिखाया गया है, ये यूनिसेल्युलर होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो कोशिकाओं में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाते हैं। मतलब दो भागों में उसका खंडन हो जाता है, इसे हम द्विखंडन विधि कहते हैं। अलैंगिक जनन का द्विखंडन विधि। मुकुल एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का उत्पन्न होता है। ये देखिए यहाँ पर अमीबा दिखाया गया है। ये अमीबा का केंद्रक है। केंद्रक यहाँ दो भाग में बट गया, विभाजित केंद्रक, और फिर यहाँ धीरे धीरे करके यह दो भाग में, दो अलग अलग अमीबा में बदल जाता है। देखिए अंडे से कैसे जन्म लेते हैं वो पढ़ते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है, क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती हैं, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है, इसीलिए यह जरायु जंतु कहलाते हैं। अब क्या आप जरायुज और अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जरायुज वो हैं जो पूर्ण रूप से शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आते हैं। और अंडप्रजक वो हैं जो अंडे के द्वारा शिशु को जन्म देते हैं, जिसमें मेढक, मछली, ये सब आते हैं। तो शिशु से लेकर वयस्क तक नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र 6.10 में दर्शाया गया है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं, चरणों का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं तथा चरणों को देख पाते हैं। पहले अंडा रहता है, फिर टैडपोल लार्वा बनता है और वह फिर वयस्क बन जाता है। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है।
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। तो चलिए मेढक के देखें, मेढक का जो बॉडी तैयार होता है उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो अंडे से आरंभिक टेडपोल जो बनता है, यही अंडा है, इसे टेडपोल में परिवर्तित हुआ। टेडपोल से बाद का टेडपोल, जब टेडपोल थोड़ा विकसित हो जाता है, अभी तक ये कूदने और तैरने लायक नहीं हुआ है, और अंत में ये फाइनल बॉडी जो वयस्क हो चुका है, जो ये मेढक बन गया है। चित्र 6.10 मेढक का ये क्या है, जीवन चक्र, जो मेढक अंडे से लेके वयस्क होने तक किस तरह से बनता है। तो देखा मित्रों आपने, आज के वीडियो में हमने अध्याय 6 जंतुओं में जनन को पढ़ लिया और समझ लिया। इसमें मैंने केवल अलैंगिक जनन के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर नए अध्याय किशोरावस्था की ओर को बताएंगे। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोग ने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।